सो हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग। प्रीवियस लेक्चर में मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, करा है? सच में बताना, करा है? करा है? हाँ, मुंडी हिलाओ। करा है? अच्छा बोलो तो सही, करा है? मेरे तक आवाज़ पहुंच जाएगी। जिन्होंने तो करा है वो तो पास होंगे, और जिन्होंने नहीं करा ना, नहीं करा ना तुम लोगों ने, तो पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। थोड़े दिनों के लिए ना इंस्टाग्राम होना बंद करके ना रील साइड पे कर दो। एग्ज़ाम्स आने वाले आ गए हैं, और तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो, और बाद में पछताओगे तुम लोग सभी के सभी। पछताओगे, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग सभी के सभी। तो आज हम लोगों को क्या करना है, आज हमें कुछ जर्नल पॉइंट्स देखने कि आखिर पीजीपीपी कैसे कैलकुलेट करने हैं। उसके पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक क्विक रिवीजन ले लें, जो लोग नहीं पढ़ कर आए उनके लिए भी, और जो पढ़ कर आए हैं उनके लिए भी। डन। तो देखो, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बिजनेस के बारे में पढ़ा था, फिर प्रोफेशन के बारे में हम लोग पढ़ के आए थे। बिजनेस वो होता है जहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बेटा, और प्रीवियस ईयर में अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसको उस बिजनेस की इनकम को हम लोग इस साल में पीजीबीपी में टैक्सेबल करेंगे। सारे के सारे रेवेन्यू आते हैं, और इलीगल तरीके से बिजनेस करा है वो भी यहाँ पे कवर होता है। फिर ट्रेड, और क्या थी, एसोसिएशन थी, कोई ट्रेड एसोसिएशन है, अगर वो स्पेसिफाइड क्या कर रही है, स्पेसिफिक सर्विस या स्पेसिफाइड सर्विसेज दे रही है और वहाँ से इनकम कमा रही है अपने मेंबर्स को देके, तो वो इनकम भी टैक्सेबल कहाँ पे होगी, पीजीबीपी में। अगर वो स्पेसिफाइड सर्विस से इनकम नहीं आ रही है तो वो फिर पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होगी। फिर उसके बारे में पढ़ा था, कुछ बेनिफिट्स थे, अगर को वो बेनिफिट्स, अगर कोई परक्विजिट्स और वो बेनिफिट्स, अगर कुछ परक्विजिट्स और वो बेनिफिट्स हमारी बिजनेस के साथ में रिलेट कर रहे हैं तो वो पीजीबीपी की इनकम बनेगी, अदरवाइज वो यहाँ की इनकम नहीं बनेगी। फिर थी, कोई सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस रिसीव हो रहा है किसी पार्टनरशिप फर्म्स को, पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है तो वो पीजीबीपी में आएगा, और अगर सैलरी से मिल रहा है तो फिर वो सैलरी हेड में चला जाएगा। फिर था, कोई ना काम करना, याद है ना, कोई काम ना करना या कुछ ना करने के लिए, अगर कोई बिजनेस ना करने के लिए, कोई एक्टिविटी ना करने के लिए तुम्हें क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, कोई बिजनेस या प्रोफेशन डिसकंटिन्यू करने के लिए तुम्हें क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। अगर आपने बोला कि मैं ये एक्टिविटी, बिजनेस की एक्टिविटी नहीं करूंगा, मैं प्रोफेशन नहीं करूंगा, या फिर मैं ये ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट आगे किसी को नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी ये टैक्सेबल नहीं होंगे अगर मैंने अपना पूरा का पूरा राइट ही ट्रांसफ़र कर दिया, और या फिर मेरे को मल्टीलेटेड इंटरनेशनल फंड से या फिर किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट मेरे को पैसा दे रही है, तो वो पैसा भी यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस से आने वाली जितनी भी इनकम है वो कहाँ पे टैक्सेबल होगी, वो आपकी अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, वो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी। फिर था कि इलीगल बिजनेस से कमाने वाली इनकम जो है वो कहाँ पे टैक्सेबल होगी, इलीगल वाली इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होती है, इलीगल वाली वो भी टैक्सेबल होती है। इन्होंने कोई भी लीगल और इलीगल का बात नहीं करी, इन्होंने बोला जो भी इनकम आप बिजनेस से कमाओगे वो टैक्सेबल होगी, लीगल हो चाहे इलीगल हो वो टैक्सेबल तो होगी। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था 35 AD वाला, कि 35 AD के अगर आप कैपिटल ऐसे ट्रांसफ़र कर देते हो तो उससे कमाई हुई इनकम जो है वो आपकी अंडर हेड पीजीबीपी में टैक्सेबल, एक मिनट में, शैल बी ट्रांसफर टू द चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी इफ द होल एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एसेट एंड अलाउड एज डिडक्शन। हाँ, अगर आप लोग 35 AD से कोई इनकम कमाते हो तो वो पीजीबीपी में जाके क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है। और अगर आप लोगों ने खर्चा करा है 35 AD के ही चीज़ों को लेने के लिए तो वो डिडक्शन के तरीके से भी अलाउड हो जाती है। फिर कुछ ऐसी इनकम थी जो कि आपकी है तो बिजनेस के साथ रिलेटेड, लेकिन वो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होती थी, वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होती थी। 3 इनकम मैंने बताई थी, डिविडेंड की इनकम अदर सोर्स में रहेगी। फिर दूसरी इनकम कौन सी थी आपकी, अगर आपने क्या करा है, कुछ भी सेल करा है बिजनेस एसेट को, वो जाता है आपका कैपिटल गेन में। फिर आपकी कोई हॉर्स रेस वाली, अगर कोई क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, हॉर्स रेस का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, वहाँ से कोई इनकम कमा रहे हो तो वो कहाँ पे जाएगी, अदर सोर्स में जाएगी। और कोई कैजुअल इनकम है वो भी कहाँ पे जाएगी, अदर सोर्स में जाएगी। तो अदर सोर्स में 3 इनकम जाती थी, ठीक है, 3 इनकम जाती थी। कौन कौन सी, एक तो अदर सोर्स में कौन सी इनकम जाती थी, एक तो डीम्ड इनकम वाली, ठीक है, डीम्ड इनकम बोल रहा हूँ, कौन सी, डिविडेंड की इनकम वाली, डीम्ड इनकम बोलते हैं इसको। तो डिविडेंड की इनकम वो कहाँ पे जाती है, अदर सोर्स में। फिर आपकी इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस से कुछ भी पैसा आ रहा है वो भी कहाँ पे जाता है, अदर सोर्स में। कैजुअल इनकम से जो भी पैसा जा रहा है वो भी कहाँ पे जाएगा, अदर सोर्स में। और आपकी जो सेल ऑफ बिजनेस एसेट है वो जहाँ कहाँ पे जाएगा, कैपिटल गेन में। तो ये हम लोगों ने कल कंप्लीट करा था।
आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर पीजीबीपी में आप लोग किस तरीके से अपनी इनकम को कंप्यूट करते हो, कि कौन कौन से जर्नल पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रख के आपको अपनी इनकम को कंप्यूट करना है, कहाँ पे, पीजीबीपी में। तो सम ऑफ द प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर आप लोग पूरी की पूरी कैलकुलेशन करोगे। करें स्टार्ट एक एक करके। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछला सारा पढ़ लिया कि आखिर क्या क्या चीज़ें थी। अब शुरू करना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए जब आप किसकी कैलकुलेशन कर रहे हो, आप पीजीबीपी की कैलकुलेशन कर रहे हो। तो आ जाओ बेटा एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है बिजनेस कैरिड ऑन बाय एसएससी। अरे वाह, पहले नंबर पे बिजनेस होना चाहिए। पीजीबीपी में जाने के लिए, पीजीबीपी की इनकम में जाने के लिए क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। और वो बिजनेस कौन कैरी कर रहा है, वो एक एसएससी कैरी कर रहा है। कौन कैरी कर रहा है, एसएससी। तो एसएससी ने प्रीवियस ईयर में किसी भी तरीके से एसएससी ने क्या कर रहा है, बिजनेस करा होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, और हिमसेल्फ थ्रू सम, या तो खुद करा या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को रख के करा, एजेंट को करके रखा, मैनेजर, किसी भी तरीके से आप लोगों ने क्या किया होना चाहिए, बिजनेस किया होना चाहिए। मतलब आपकी इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल तब होगी अगर प्रीवियस ईयर में तुम लोगों ने क्या करा है, बिजनेस कैरी आउट करा है। चाहे वो बिजनेस एक दिन का ही क्यों ना हो, लेकिन करना पड़ेगा। थ्रू आउट द ईयर करना नेसेसरी नहीं है, चाहे आपने कभी भी करा हो, किसी भी टाइम के लिए करा हो, वो बिजनेस यहाँ पे किया होना चाहिए। Then second one is tax is levied on aggregated income from all business profession carried on by assessee during the previous year. Net result of each business and profession carried on by assessee computed separately, but when the tax is to be imposed द रिजल्ट ऑफ ऑल बिजनेस इज एग्रीगेटेड। क्या बोला गया, सुनो जरा। इन्होंने बोला मेरे 10 बिजनेसेस हैं, 10 बिजनेस हैं, तो हर एक बिजनेस की अलग से क्या करेंगे, टैक्सेबिलिटी करेंगे। ठीक है, अलग से क्या करेंगे, इनकम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब टैक्सेबिलिटी की बात आएगी, जब टैक्स देंगे, तो सभी की इनकम को जोड़ कर नेट इनकम के ऊपर टैक्स दे देंगे। मेरे 10 बिजनेस है, 10 बिजनेस की अलग अलग तरीके से इनकम निकालो। इनकम निकालने के बाद में 10 बिजनेस की इनकम को क्या कर दो, इकट्ठा, और उस पूरी की पूरी बिजनेस की इनकम के ऊपर क्या देना है, टैक्स देना है। तो एग्रीगेट ऑफ ऑल द बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, फिर आ गया स्पेकुलेटिव बिजनेसेस है। अब इन्होंने बताया हुआ स्पेकुलेटिव बिजनेसेस में क्या करना है। स्पेकुलेटिव, आपको याद होगा ऊपर हमने पढ़ा था, स्पेकुलेटिव बिजनेसेस के जितना भी प्रॉफिट होता है उसको अलग रखा जाता है। क्यों, देखो जरा ध्यान से। स्पेकुलेटिव बिजनेस ऑफ द एसएससी इज केप्ट सेपरेट। यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस जो है वो सेपरेट रखा जाएगा। क्यों, इफ़ देर इज प्रॉफिट, अगर तो वहाँ पे स्पेकुलेटिव बिजनेस में आपको प्रॉफिट है, इट विल बी टैक्स अलॉन्ग विद अदर बिजनेस। तो अदर बिजनेस के साथ में इसको ऐड कर दो। मतलब मेरे 10 बिजनेसेस थे, उसमें से 9 बिजनेसेस मेरे नॉर्मल बिजनेसेस है, और 10th वाला जो बिजनेस है ना मेरा, वो स्पेकुलेटिव बिजनेस है। तो 9 बिजनेस की इनकम आपकी अलग होगी, और एक जो आपका जो स्पेकुलेटिव वाला है उसकी इनकम अलग से कैलकुलेट करो। ठीक है, अगर तो उस स्पेकुलेटिव वाले में, ये मेरे 9 बिजनेसेस हैं, ये मेरा स्पेकुलेटिव वाला है, कहता अगर तो स्पेकुलेटिव बिजनेस में आपका आ रहा है प्रॉफिट, तो इस प्रॉफिट वाले बिजनेस को भी इसमें ऐड करो, और लास्ट में सभी के ऊपर क्या कर दो, टैक्स पे कर दो। बट इफ़ देर इज स्पेकुलेशन लॉस, अगर तुम्हारे इस स्पेकुलेटिव बिजनेस में लॉस आ रहा है, देन इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस ओनली एंड नॉट अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ अदर। ध्यान से समझना, इस पॉइंट को समझाना है, इस पॉइंट को समझाना मेरे को, तो ध्यान से समझना ज़रा। ये देखो मेरे 9 बिजनेसेस हैं, कितने हैं, 9 बिजनेसेस एक है, और ये एक जो बिजनेस है ना, ये मेरा स्पेकुलेटिव बिजनेस वाला है। ठीक है, स्पेकुलेटिव बिजनेस है मेरा। अब जो 9 बिजनेसेस थे ना, इसमें मेरा आ रहा है 100 करोड़ का प्रॉफिट, 100 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, और मेरे इन 9 के 9 बिजनेस की जो लॉस है, लॉस है जो, वो लॉस आ रहे हैं मेरे 30 करोड़ के। तो 30 करोड़ के लॉसेस को मैं इनसे क्या कर सकता हूँ, ख़त्म कर सकता हूँ। अब नेट इनकम कितनी बच गई है बेटा, मेरा 70 करोड़ की मेरी इनकम बच गई है, जिसके ऊपर मेरे को टैक्स देना है। ठीक है, तो ये 70 करोड़ कितने बिजनेस की इनकम है बेटा, ये 70 करोड़ 9 बिजनेसेस की क्या है, मेरी इनकम है। समझ आया यहाँ तक। ठीक है सर, इसको बेचारे को क्यों अकेला छोड़ा है बेटा, ये स्पेकुलेटिव वाला है। इन्होंने बोला स्पेकुलेटिव बिजनेस में मेरे को आया 30 करोड़ का प्रॉफिट। कितना आया, प्रॉफिट 30 करोड़ का प्रॉफिट आया। अब स्पेकुलेटिव बिजनेस में अगर तो सिर्फ प्रॉफिट है, पहले तो अलग अलग कैलकुलेट कर दो सर, कर दी अलग अलग कैलकुलेट। अब अगर तो इस स्पेकुलेटिव बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, प्रॉफिट आ रहा है, तो इस प्रॉफिट को भी पता क्या कर दो, इस प्रॉफिट को इसमें ऐड कर दो।
अगर क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, 30 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, तो मैंने 30 करोड़ के प्रॉफिट को क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, और 30 करोड़ के प्रॉफिट को ऐड करते यहाँ पे कितना बन गया, यहाँ पे 100 करोड़ बन गया, और 100 करोड़ की इनकम के ऊपर टैक्स दे दो। ये है केस नंबर 1, ये है केस नंबर 1, समझ आ गया, ये है केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 बोल रहा है कि अगर तुम्हारी स्पेकुलेटिव बिजनेस में क्या आ रहा है बेटा, प्रॉफिट आ रहा है, तो तुम उस प्रॉफिट को भी बाकी 9 वाली इनकम में ऐड करो और उसमें क्या दे दो, टैक्स दे दो। लेकिन अगर तुम्हारी स्पेकुलेटिव बिजनेस में क्या है, लॉस है। अब सेकंड वाला केस है, सेकंड वाला केस में क्या है कि यहाँ पे सेम सिचुएशन लेते हैं कि मेरे 9 बिजनेसेस में 100 करोड़ का प्रॉफिट था और मेरा 30 करोड़ का क्या आ रहा था, लॉस आ रहा था। तो मैंने 9 के 9 बिजनेस में क्या करा, इसको एडजस्ट करा और यहाँ पे 70 करोड़ बच गया। ठीक है सर, ये तो हमें पहले भी पता था, लेकिन अब देखना यहाँ पे गेम घूम गई। अब गेम क्या घूमी कि पिछले वाले केस में मुझे स्पेकुलेटिव बिजनेस में क्या था, प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे स्पेकुलेटिव बिजनेस में ना मेरे को 30 करोड़ का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, 30 करोड़ का लॉस हो रहा है। सर अब क्या करें, सर आप ऐसा करो ना, जैसे आपने यहाँ पे प्रॉफिट को 30 करोड़ जोड़ा था, तो इस 30 करोड़ को भी यहाँ से माइनस कर दो। नहीं करना, यही समझा रहा हूँ, नहीं करना। इन्होंने बोला कि अगर तो तुम्हें प्रॉफिट है, अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस में प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को बाद में इसी इनकम में ऐड करके तुम लोग इस पूरी इनकम के ऊपर टैक्स दे देना। लेकिन अगर तुम्हारे स्पेकुलेटिव बिजनेस में आ रहा है बेटा लॉस, क्या आ रहा है, लॉस, तो तुम इस लॉस को इसमें माइनस नहीं करोगे, क्योंकि ये लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड होगा और फिर से ये लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ में ही क्या होगा, सेट ऑफ होगा। बस क्या करें, टैक्स है। फिर भी मैंने समझाने की कोशिश करी है बड़े अच्छे तरीके से, समझाई। तो अगर तो तुम्हारे स्पेकुलेटिव बिजनेस में प्रॉफिट है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाकी इनकम, सबसे पहला काम क्या है, आपको दोनों इनकम अलग अलग लगानी है। अदर बिजनेस की इनकम अलग, स्पेकुलेटिव वाले के साथ में अलग, क्योंकि ये सट्टेबाजी वाला, इसको अलग अलग दूर दूर रखना है, इसको अपने से दूर दूर कर दिया। ठीक है, दोनों की अपने तरीके से इनकम निकालो। अदर बिजनेस की पहले पूरी टोटल इनकम निकालो, फिर उसमें से जितने भी लॉसेस हैं उनके उनके माइनस करने के बाद जो बचेगी इनकम, उसके ऊपर आपको क्या देना है, टैक्स। स्पेकुलेटिव बिजनेस में अगर प्रॉफिट है तो ये इनकम भी इस इनकम में ऐड हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे लॉस है तो ये लॉस यहाँ से माइनस नहीं होंगे, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव के लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे और स्पेकुलेटिव के साथ में ही क्या होंगे, मतलब गंदे आचरण वाले बंदे, गंदे आचरण वाले बंदे गंदे आचरण वालों के साथ में ही क्या करेंगे, लॉस को सेट ऑफ करेंगे। बस ये चीज़ है, समझ आ गया। तो बस ये चीज़ यहाँ पे मैंने समझानी थी स्पेकुलेटिव बिजनेस के बारे में। डन बेटा। तो पहले क्या करना है, सबसे पहले ये है कि बिजनेस की इनकम होनी चाहिए। दूसरा, जब आपके एक से ज़्यादा बिजनेस है, सभी बिजनेस की इनकम को क्या करो, ऐड करो, और ऐड करने के बाद में उसके ऊपर क्या दे दो, टैक्स दे दो। फिर स्पेकुलेटिव बिजनेस के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस है और उसमें पहले तो सेपरेटली उसको रखो, फिर अगर उसमें इनकम जो है वो प्रॉफिट दिखा रही है, तो फिर उस इनकम को कहाँ पर ऐड कर दो, प्रॉफिट को कहाँ पर ऐड कर दो, नॉर्मल बिजनेस के साथ में। और अगर वहाँ पर लॉस आ रहा है तो फिर उस लॉस को अलग से रखोगे, उसको इसमें ऐड नहीं करोगे। डन बेटा। चले आगे, चले आगे। नहीं समझ लगा हो तो इसको पॉज करो और फिर से पीछे जाओ और फिर पीछे जाके फिर इसको रिवाइंड करके देखो। फिर आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस। अगर तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया, क्या हो गया, बिजनेस बंद हो गया, टोटल का टोटल बिजनेस ही क्या हो गया, बंद हो गया, वाइंडिंग अप हो गया। देन प्रॉफिट अराइज फ्रॉम सच वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस इज नॉट टैक्सेबल, बट प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज टैक्सेबल। सर ये क्या बोला इन्होंने बोला अगर तुम्हारा बिजनेस ही पूरा बंद हो गया, अगर बिजनेस ही बंद हो गया तो आपने सारे एसेट्स और लाइबिलिटी पे ऑफ कर दिए होंगे, एसेट मतलब बेचे होंगे, लाइबिलिटी पे ऑफ करे होंगे। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि एसेट्स, जो भी आपने एसेट बेचे हैं, क्या बेचे हैं बेटा, कहाँ गया, हाँ, जो भी आप एसेट बेचे आफ्टर वाइंडिंग अप, वो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होंगे, क्योंकि सर एसेट तो आपने पढ़ाया था वो तो कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन में जाके टैक्सेबल, बिल्कुल सही। अगर आपके ने एसेट्स आपने ट्रांसफर करे हैं तो वो जाएंगे कैपिटल गेन में, लेकिन अगर बट प्रॉफिट, अगर आपका जो स्टॉक बचा था, आपने बोला वो आता है ना, जैसे आपने कई बार सुना होगा कंपनी बंद हो रही है और वो अपना सामान सस्ते रेट पे बेच रही है, याद है। अब भी अगर उन्होंने अपना स्टॉक इन ट्रेड बेचा, स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है बेटा, गुड्स जो आपने बेचने के लिए रखे होते हैं, अगर आपने अपने गुड्स बेच के कोई प्रॉफिट कमाया, वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपना बिजनेस बंद करने के बाद अपना अपना क्या कहते हैं, आपने एसेट्स उस वगैरह बेचे हैं, तो वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा, वो आपका टैक्सेबल होगा कहाँ पे, अपना कहाँ टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन में, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ, अगर तो
ऐसा हो रहा है कि अगर स्टॉक इन ट्रेड का नहीं पता लग रहा है, अब सुनो ध्यान से, अगर तो मैंने एसेट बेचे तो वो जाएंगे कैपिटल गेन में, अगर मैंने स्टॉक इन ट्रेड बेचा वो जाएगा पीजीबीपी में। इतना क्लियर है? अगर इन्होंने बोला कि अगर मैं इसको कंबाइंड बेच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, अगर इन दोनों को कंबाइंड बेच रहा हूँ, अगर तो ये दोनों सेपरेट कैलकुलेट किए जाते हैं तो फिर तो ठीक है, क्योंकि फिर जो आपका कैपिटल गेन वाला होगा वो कैपिटल गेन में चला जाएगा, जो आपका स्टॉक इन ट्रेड वाला होगा वो आपका पीजीपीपी में आ जाएगा, अगर ये दोनों सेपरेट हो सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए हैं कि ये दो सेपरेट नहीं हो सकते, कि मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि कितना प्रॉफिट मेरा स्टॉक इन ट्रेड से था, ना ही मेरे को इतना पता चल रहा है कि कितना प्रॉफिट मेरा पीजीबीपी में था, ठीक है, तो ना तो मेरे को स्टॉक इन ट्रेड का पता लग रहा है, ना मेरे को कैपिटल गेन का पता लग रहा है, तो उन्होंने बोला कि फिर पूरे के पूरे प्रॉफिट को आप लोग बिजनेस वाली इनकम में कैलकुलेट नहीं करोगे, फिर जहां पर भी ये कैलकुलेट होना होगा उसके तरीके से देखा जाएगा, लेकिन यहां पे नहीं आएगा। मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं सिंपल से मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो भी प्रॉफिट तुम अपना कहाँ से कमा रहे हो, अपने स्टॉक इन ट्रेड से कमा रहे हो, वो तो पीजीबीपी में जाएगा। अगर वो किसी दूसरे एसेट के साथ में ऐड होके आ रहा है तब भी अगर वो सेपरेट किया जा सकता है और उसको कैलकुलेट किया जा सकता है उसमें बिजनेस की इनकम कितनी है, तब भी वो पीजीबीपी में चला जाएगा। लेकिन अगर वो इनसेपरेबल है, हमें नहीं पता लग रहा कि हमारी पीजीबीपी की इनकम कितनी है, तो फिर वो पीजीबीपी में नहीं आएगा। बाकी जहाँ जिस भी हेड में जाएगा उसमें चला जाए, लेकिन पीजीबीपी में यहाँ पे नहीं आएगा। तो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें, इसलिए मैं स्पीड स्लो करके बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम लगना है तो कोई दिक्कत नहीं, लगने दो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। इसको रीड करो, एक बार फिर रीड करो, मैं फिर से बताऊंगा, एक बार रीड करो खुद से, करो खुद से रीड करो। करा है रीड? करा है रीड? करा है? क्या बोल रहे हैं, अगर आपने अपना बिजनेस वाइंडिंग अप कर दिया, आपने अपना बिजनेस ही खत्म कर दिया, तो क्या करोगे? बिजनेस खत्म कर दिया तो क्या करोगे? अपने एसेट्स क्या कर दोगे? बेच दोगे। तो एसेट कमा के जो प्रॉफिट होगा वो जाएगा कैपिटल गेन में। लेकिन अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड बेच के अगर अपना आप कोई भी पैसा निकालते हो, तो वो स्टॉक इन ट्रेड से जितना भी पैसा आता है वो जाएगा आपका कहाँ पे? पीजीबीपी में। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपने दोनों चीज़ें इकट्ठी बेच रहे हो, और अगर तो स्टॉक इन ट्रेड अलग से कैलकुलेट किया जा सकता है और कैपिटल गेन अलग से किया जा सकता है, तब तो फिर तो सिंपल बात है कि ये चला जाएगा पीजीबीपी में और ये कैपिटल गेन वाला कैपिटल गेन में चला जाएगा। लेकिन अगर सेपरेट नहीं हो सकता, वो इकट्ठे जुड़े हुए हैं और नहीं पता कि कितनी अमाउंट किस में जाएगी, तब यहाँ पे पीजीबीपी में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। बस अब भी अगर ना समझ लगे तो फिर से पीछे करो और फिर देखो। टैक्स ऑन रियल ओनर, अब ये बड़ा मज़ेदार है। सर रियल ओनर क्या होता है? सर रियल ओनर का मतलब होता है कि ऐसा ओनर जो कि एक्चुअल में उस चीज़ का ओनर है। हाँ हाँ, जैसे टैक्स ऑन रियल ओनर का मतलब होता है बेटा कि जहाँ पे एक इंसान रियल ओनर ना बन के टैक्स से बचने की कोशिश कर रहा है ना, वहाँ पे ये कंसेप्ट लगता है। उन्होंने बोला है कि जैसे मैंने क्या करा, मैंने अपने एम्प्लॉई मैंने क्या करा, मैंने अपने एम्प्लॉई के नाम के ऊपर क्या कर रही है, कोई प्रॉपर्टी लेके रखी हुई है, मतलब उसको पता भी नहीं है। इसको बोलते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन। बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है? जहाँ पे ओनर कोई और होता है और दिखाया किसी और को होता है। कई बार घर वाले भी ऐसे करते हैं ना, क्या करते हैं, प्रॉपर्टी किसी और के नाम के ऊपर लेके रखी होती है। वैसे तो आजकल कोई किसी पे भरोसा नहीं करता है, पहले करते होते थे ऐसा, तो अभी भी कुछ लोग करते हैं। क्या होता है कि उसमें प्रॉपर्टी कोई और होल्ड करा, लेकिन पैसा किसी और का लगा हुआ है, सिर्फ नाम के लिए वो प्रॉपर्टी को होल्ड करा हुआ है। तो पता क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं लोग, अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, अपने क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं सर्वेंट्स जो होते हैं उनके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी लेके रख लेते हैं, अब कि उनको पता भी नहीं होता। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेनामीदार, उस प्रॉपर्टी होल्डर को बोलते हैं बेनामीदार, और प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेनामी प्रॉपर्टी। सर इसके ऊपर पूरा एक्ट बना हुआ है, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा एक्ट का बना हुआ है। तो उन्होंने बोला कि अगर जैसे मैंने अपने एम्प्लॉय के नाम के ऊपर क्या कर दिया, प्रॉपर्टी लेके रखी, और शो करी हुई है कि प्रॉपर्टी उसकी है, और जितना भी उसके ऊपर की इनकम आती है वो उस एम्प्लॉय के पास से चली जाती है, ये शो करा हुआ है मैंने, क्योंकि प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, वो बंदा, और इनकम भी कौन कमा रहा है, वही बंदा, जबकि उसके अकाउंट में जब इनकम आती है वो निकाल के क्या कर देता है, मेरे को दे देता है। तो ये सारी ट्रांजेक्शन रची हुई है हम लोगों ने। अब इन्होंने बोला कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि बेनामीदार है, इस केस में जो मेरा एम्प्लॉय है वो मेरा क्या है, बन गया बेनामीदार। बेनामीदार मतलब ऐसा बंदा जो कि कोई प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा, बस होल्ड करके रख रहा है, जो कि एक्चुअल ओनर नहीं है। रियल ओनर कौन हूँ मैं,
और मैंने ये सारी खेल क्यों रचा है, सिर्फ इसलिए रचा है ताकि मैं उस पर्सन से अपना टैक्स बचा सकूं। क्योंकि कल को अगर मैं प्रॉपर्टी अपने नाम पे दिखाता तो जितना भी उस प्रॉपर्टी से इनकम आती वो किसके में जुड़ जानी थी, मेरे में। तो मैंने क्या करा, मैंने प्रॉपर्टी उसके नाम के ऊपर शो करवाई हुई है। यही सारा क्या कर रहा है, सिस्टम रचा हुआ है। तो इन्होंने बोला कि उस केस में उस बेनामीदार की इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तुम्हारी ही रियल ओनर जो पकड़ा गया उस रियल ओनर के ऊपर सारा का सारा टैक्स लगेगा। तो इट इज़ नॉट ओनली द लीगल ओनरशिप। लीगल ओनरशिप मतलब चाहे लोगों की नज़र में वो सर्वेंट ही क्या है, लीगल ओनर है, बट ऑल्सो बेनिफिशियल ओनर। कौन सा, बेनिफिशियल ओनर जो है उसके ऊपर ये टैक्स लगेगा। द इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द पर्सन टू होम इट एक्चुअली अक्रू। एक्चुअली में मेरी ऊपर ही ये इनकम अक्रू हो रही थी, लेकिन बस मैंने दिखाने के लिए उसको प्रॉपर्टी का ओनर बनाया हुआ था और उसके नाम के ऊपर मैं प्रॉपर्टी की सारी इनकम ले रहा था। तो वो बंदा जो बेनामीदार है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स हमेशा रियल ओनर के ऊपर लगेगा जो एक्चुअल में वहाँ पे ओनर है। चाहे कागज़ों में उसका नाम लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी रियल ओनर के हाथ में ही टैक्स लगेगा। सर पता कैसे लगेगा, बेटा जब भी पता लगेगा तो रियल ओनर के हाथ में टैक्स लगेगा। वो जितनी देर तक गवर्नमेंट को पता नहीं लगता उतनी देर तक तो वही बंदा टैक्स पे करता होगा ना। ये इस तरीके से ये क्या करते हैं, टैक्स को बचाने के लिए अगर तुम लोग कोई ऐसा कांड कर रहे हो तो तब भी उन्होंने बोला कि पीजीबीपी में अगर कुछ ऐसा होगा तो रियल ओनर के ऊपर ही क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। बेनामीदार के ऊपर कोई भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। फिर है टैक्स ऑन रियल इनकम। अब सर रियल इनकम क्या है, देखते हैं। लेविड ऑन द रियल इनकम अर्नड प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर में जो भी आपने रियल इनकम अर्न करी होगी उसके ऊपर क्या लगेगा, प्रॉफिट। व्हेन देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट इट कैन नॉट बी टैक्स इन द एंटीसिपेशन। मतलब मैं सोच रहा हूँ आने वाले सालों में ना बड़ा ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा, बहुत ज़्यादा मेरे पास पैसा होगा, दैट्स माई एंटीसिपेशन। ठीक है, होप सो ऐसा हो। ठीक है, भगवान की कृपा रही तो उन्होंने बोला कि इट कैन नॉट बी टैक्स। अगर आप कोई ऐसी इनकम को एंटीसिपेट करके दे रहे हो जो कि आपने अभी तक नहीं कमाई, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। आपने जो भी इनकम प्रीवियस ईयर में एक्चुअल में कमा चुके हो, ध्यान से वर्ड यूज़ करना, जो इनकम कमा चुके हो उसके ऊपर टैक्स लगता है, ना कि जो इनकम कमाओगे उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो हम जो इनकम कमा चुके हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है। जो प्रीवियस ईयर में मैंने इनकम अर्न करी थी उस पर टैक्स लगेगा। जो इनकम मेरी एंटीसिपेटेड है, जो मैंने सोची है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्स हमेशा कहाँ पे लगता है, रियल इनकम। तो रियल वाले दो पॉइंट आ गए, एक तो रियल ओनर और एक रियल इनकम। फिर आता है बिजनेस, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो। 10 बार पढ़ा हम लोगों ने, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, ऐसी कोई डिस्टिंग्विश नहीं करी गई है, हमेशा उसके ऊपर टैक्स लगता है। चाहे आप लोगों ने इलीगल बिजनेस से ही क्यों ना पैसा कमाया हो, फिर भी वो टैक्सेबल होगा। फिर बिजनेस और प्रोफेशन इनकम टू बी कंप्यूटेड फॉर ईच प्रीवियस ईयर। ठीक है, मस्ट बी टैक्स इन ना प्रीवियस ईयर इन क्वेश्चन। तो जो भी इनकम और गेन आपने कमाया होगा मस्ट बी टैक्स रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर इन ईच क्वेश्चन। तो जो भी जिस प्रीवियस ईयर में आपने कमाया होगा उसी प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपका टैक्स लगेगा। और नेगेटिव इनकम जो है, नेगेटिव इनकम सिग्निफाइज लॉसेस फ्रॉम द बिजनेस प्रोफेशन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम एज पर प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। मतलब आपका जितना भी लॉस होगा, जैसे वो 9 बिजनेसेस की बात हम लोगों ने करी थी, तो 9 बिजनेसेस में आपका जितना भी लॉस हुआ है, ठीक है, वो एक दूसरे की इनकम के साथ में सेटअप हो जाता है। जैसे मेरा मोमोज का बिजनेस है, मेरा क्या कहते हैं चाय का बिजनेस है, मेरा क्या कहते हैं और किसी का लगा दो, जैसे कि स्वीट्स का बिजनेस है। मेरे 3 बिजनेस अलग अलग हैं। तो मेरे को स्वीट्स के बिजनेस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और क्या मेरे स्वीट्स के बिजनेस में क्या जो लॉस है, क्या वो मेरे चाय के बिजनेस के साथ में सेटअप हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर सुनना ज़रा, मेरे चाय की बिजनेस में आ रहा था 100 करोड़ का प्रॉफिट, और मेरे जो स्वीट्स हैं वहाँ पे मेरा 30 करोड़ का लॉस शो हो रहा है। तो क्या इस इनकम को उस 30 करोड़ के लॉस से सेट ऑफ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो लॉ ने बोला आप कर सकते हो, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं सेट ऑफ के, पूरा चैप्टर बना हुआ है सेट ऑफ के, तो उस रूल्स के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि स्पेकुलेटिव इनकम के लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव के साथ ही होते हैं। तो ऐसे रूल्स बताए गए कि कौन सी इनकम किसके साथ सेटअप हो सकती है, किसके साथ नहीं। तो ये लास्ट पॉइंट बताता है। डन गाइस। तो नेगेटिव इनकम कहाँ पे जाएगी ये वो बताता है। एंड यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है कि कहाँ पे कैसे कंप्यूट करनी है इनकम। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस ख़त्म करते हैं इसको कि कौन कौन सी डिडक्शंस अलाउड है बेटा, कौन कौन सी डिडक्शन का क्या मतलब होता है सर, वो भी बता दीजिए। तो बेटा बताने के लिए तो हम आए हैं, आप हुक्म किया करो बस, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ना। सुनो, तो आपने ऐसा कुछ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, तो ऐसा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे भी बनता है। यहाँ पे क्या करना होता है, आपका जितना भी नेट प्रॉफिट यहाँ पे आता है, जितना भी तुम लोग प्रॉफिट कमाओगे, उस नेट प्रॉफिट पे क्या करते हो आप लोग, टैक्स देते हो। याद है, यहाँ पे हम लोग अपनी इनकम्स लिखते थे, जितनी भी इनकम हम लोग कमाते हैं वो यहाँ पे लिखते थे, यहाँ पे हम लोग अपने एक्सपेंसेस लिखते थे, और इनकम में से हम अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देते थे, और जितना नेट प्रॉफिट निकलता था उस नेट प्रॉफिट के ऊपर हम लोग क्या करते थे, अपने टैक्स देते हैं। अब उन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि सर ऐसी कौन कौन से एक्सपेंस हैं जो कि अलाउड होते हैं। मतलब क्या सर, सारे के सारे खर्चे अलाउड नहीं करेंगे? नहीं, तुम लोगों ने 100 करोड़ की इनकम कमाई, उसमें से कौन कौन सा खर्चा तुम्हें अलाउड है, मतलब कौन कौन से खर्चे माइनस कर सकते हो, और फिर अपना प्रॉफिट निकालने के लिए कौन कौन से खर्चों को माइनस करना है, कौन कौन से खर्चों को डिडक्ट करना है, तो वो यहाँ पे बताया गया है। सिर्फ इन्हीं खर्चों को तुम लोग डिडक्ट करोगे, ऐसे कोई भी खर्चे को डिडक्ट नहीं करोगे। जैसे मैं बिज़नेस, अब खुद सोच के बताना, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी मेडिकल शॉप है, तो मैं मेडिकल स्टोर का बिज़नेस कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ना घूमने गया था कहीं पे, तो घूमने गया था तो मैंने क्या करा, मैंने थोड़ी सी मेडिसिन ना अपनी दुकान से उठा के अपने क्या कर ली, पॉकेट में डाल ली, कि किसी को सिर दर्द होगी तो चलो सिर दर्द की मेडिसिन दे देंगे, किसी को पेट दर्द होगी तो पेट दर्द की मेडिसिन दे देंगे। तो ऐसे कुछ मेडिसिन उठा के मैं ले गया। अब ये जो मेडिसिन मैंने उठाई हैं, ये पर्सनल पर्पज़ के लिए है या नहीं है? बिल्कुल है। और पर्सनल पर्पस के लिए आप लोग यूज़ कर रहे हो, तो क्या ये बिजनेस के बीच में आनी चाहिए, पर्सनल में आनी चाहिए? सर पर्सनल में आनी चाहिए। अच्छा, दुकान पे कोई आया मेरे, और मेरे को बोलता आपके घर का जो नल था वो मैं ठीक करके आया हूँ अभी अभी, तो घर का जो नल ठीक करके आया हूँ उसके पैसे दे दो। मैंने दुकान के गले से निकाले, उसको पैसे दे दिए। तो क्या ये जो पैसा, ये जो खर्चा हुआ है, क्या ये मेरे पर्सनल पर्पस के लिए था या मेरी दुकान या मेरे बिजनेस के लिए था? सर पर्सनल पर्पस के लिए। तो क्या ये खर्चा अलाउड करना चाहिए बिजनेस में से? सर नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो कि आपको अलाउड होते हैं, और कौन कौन से खर्चे नहीं अलाउड होते हैं, आज यही पढ़ना। अब लास्ट यही है कि कौन कौन से खर्चे आप लोग माइनस कर सकते हो। तो सबसे पहले ऐसा कोई खर्चा जो आपने कमर्शियल एक्सपेंडेंसी के लिए करा है, मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए करा है, तो वही खर्चा तुम्हें अलाउड होगा। सर कमर्शियल खर्चा मतलब, कमर्शियल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक प्रूडेंट मैन, एक बंदा जो अपना स्किल्स यूज़ करके, अपना माइंड यूज़ करके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए खर्चा करता है ना, मतलब जो भी खर्चा कर रहा है वो बिजनेस के साथ में कनेक्टेड होना चाहिए, या तो वो बिजनेस और प्रोफेशन के साथ में कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसे कमर्शियल खर्चे को या ऐसे बिजनेस प्रोफेशन के खर्चे को ही हम लोग अलाउड करेंगे, अदरवाइज हम लोग अलाउड नहीं करेंगे। तो पहली कंडीशन, बेसिक कंडीशन ये है कि कोई भी एक्सपेंस आपने करा है कमर्शियल पर्पस के लिए। सर कमर्शियल पर्पस का क्या मतलब होता है? कोई भी पर्सन, प्रूडेंट मैन, जो क्या कर रहा है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए खर्चा कर रहा है, ऐसे खर्चे को क्या बोला जाता है? ऐसे खर्चे को क्या बोला जाता है? कमर्शियल एक्सपेंडेंसी। फिर उन्होंने बोला कोई भी खर्चा जो बिजनेस के साथ में रिलेट कर रहा हो, कोई भी अदर खर्चा, मतलब कमर्शियल को छोड़ के कोई भी अदर खर्चा कर रहे हो जो कि बिजनेस के साथ रिलेट कर रहा है, या फिर बिजनेस के साथ में इंसिडेंटल है, मतलब बिजनेस के साथ में कनेक्टेड है किसी तरीके से, तो ऐसे खर्चे को भी हम लोग क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे कि आप माइनस कर देना। फिर ऑल दोस एक्सपेंसेस विच आर अलाउड बट नॉट प्रोहिबिटेड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड, मतलब वो सारे खर्चे अलाउड कर देंगे जो कि लॉ ने बोला हुआ है कि इन लोगों को हम लोग अलाउ करेंगे। मतलब अगर मैंने बोल दिया कि ये अलाउड है, या फिर मैंने ये कुछ नहीं बोला उन खर्चों के बारे में, तो वो भी क्या हो जाएगा, अलाउड। मतलब ऑल दोस एक्सपेंसिव विच आर नॉट प्रोहिबिटेड, ऐसे खर्चे जो लॉ ने मना नहीं करे हुए, तो जो मना नहीं करे हुए वो क्या होंगे, अलाउड हो जाएंगे। ठीक है। फिर अगर आपने नया बिजनेस खोला है, ठीक है, तो प्रायर टू सेटिंग अप कैन नॉट बी सेट ऑफ अलाउड एज पर आउटसाइड अकाउंटिंग ईयर। तो जो भी खर्चा आपने नया बिजनेस खोला, तो प्रीवियस जो भी आपने खर्चे करे होंगे वो सेट ऑफ नहीं होंगे एज पर आउटसाइड अकाउंटिंग ईयर, उनको अलग से काउंट करना पड़ेगा। फिर सिंपल कर लो बस। फिर इन केस ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, मैंने एक ही ट्रांजैक्शन करी और सारे के सारे पूरे साल के खर्चे के लिए मैंने एक ही ट्रांजैक्शन करी है, ठीक है, इस अलाउड, वो भी अलाउड हो जाएगी वेदर इनकर्ड इन डैड अकाउंटिंग ईयर, अगर वो सेम अकाउंटिंग ईयर में हुई है। मतलब प्रीवियस ईयर में मैंने पूरे साल का खर्चा एक ही बार में दिखा दिया कि देखो सुनो 1 लाख का खर्चा करा पूरे साल का, मैंने ये नहीं बताया कि अलग अलग कहाँ कहाँ पे खर्चा करा, लेकिन पूरी खर्चे की एक ही एंट्री मारी है। तो अगर सिंगल ट्रांजैक्शन करिए सारे खर्चे की, अलाउड कर देंगे, लेकिन अगर वो प्रीवियस ईयर के साथ में रिलेटेड हुआ तो, ठीक है। फिर ओनली एक्सपेंसेस आर अलाउड टू बी डिडक्टेड वाइल द लॉसेस ऑफ एनी टाइप इज नॉट अलाउड विदाउट कंसिडरिंग द नेचर। कहता खर्चे तो अलाउड कर देंगे लेकिन लॉसेस नहीं करेंगे। सर लॉसेस खर्चे
खर्चे अलाउड कर देंगे, खर्चे तुम्हें किसी भी तरीके से बिजनेस के साथ रिलेटेड अलाउड कर देंगे, लेकिन याद करो लॉसेस के लिए मैंने क्या बोला था, सेट ऑफ करने के लिए रूल्स बनाएंगे। तो वहाँ पे जाके आप लोग क्या करोगे, देखोगे कि क्या ये लॉस इसके साथ, इसकी इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। लॉस के लिए रूल्स पढ़ने पड़े और एक्सपेंस आपको ऐसे भी अलाउड कर देंगे। फिर कैपिटल खर्चा नहीं अलाउड होता, क्योंकि कैपिटल खर्चा आपका कैपिटल गेन में अलाउड होगा। फिर डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड इन केस ओनली दोज एक्सपेंसेस विच कैन बी इनकर्ड फॉर पर्पस ऑफ एसएससी ऑन बिजनेस। मतलब अगर आप खुद के बिजनेस के लिए खर्चा कर रहे हो तो अलाउड करेंगे, अदर देन किसी, हमने बिजनेस के लिए खर्चा करा लेकिन आपने किसी और के बिजनेस के लिए खर्चा कर रहे हो तो वो अलाउड थोड़ी करेंगे ना। तो वही इन्होंने बोला कि डिडक्शन अलाउड हो जाएगी अगर वो खर्चा अपने बिजनेस के लिए करा, फिर अगर अपने बिजनेस के लिए नहीं है तो फिर वो जिसकी मर्जी के लिए हो, हम लोग अलाउड नहीं करेंगे डिडक्शन। फिर कोई भी अमाउंट जो प्रीवियस ईयर में अलाउड की गई थी डिडक्शन के तरीके से, इफ़ सेम रिकवर्ड एंड विल बी टैक्सेबल इन द सेम ईयर इफ़ सो रिकवर्ड। अब सर ये क्या है, तो मैं बताता हूँ जिनको अकाउंट्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बैड डेट का एक कंसेप्ट आता था और बड़े लोग इसमें कंफ्यूज थे। यहाँ पे बैड डेट का खर्चा अलाउड कर देते हैं, पता है बैड डेट मतलब माइनस, अलाउड का मतलब है बैड डेट माइनस कर देते हैं। अब बैड डेट का मतलब क्या होता है, सर ऐसा खर्चा जो ऐसे पैसे जो मेरे को मिलने थे लेकिन कोई मेरे पैसा लेके भाग गया, पैसे लेके भाग गया, तो तू क्यों भाग गया भाई, हमारा कैमरा भी भाग गया। रुको ज़रा, रुको 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 रुको, हमारा कैमरा भी भाग गया भाई, कहाँ पे भाग गया तू, बीच बीच में साथ छोड़ देता है ये, इसको भी ना तुम लोगों जैसा हो गया ये, तुम लोगों के साथ में रह के ना तुम लोगों के जैसा हो गया ये, आ गया। क्यों तंग करता तू बच्चों को, बता, आ गया, चलो। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे बैड डेट पे। तो बेटा बैड डेट के कुछ खर्चे होते हैं जो कि अलाउड करते थे, हम लोग क्या कर देते हैं, अलाउड कर देते हैं, मतलब इनको तुम लोग क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। अब इन्होंने क्या बोला सुनना ज़रा, इन्होंने बोला कि अगर ये बैड डेट का खर्चा, अगर कोई ऐसा खर्चा जो तुम्हें प्रीवियस ईयर में अलाउड कर दिया गया था लेकिन अब ये रिसीव हुआ है, रिसीव मतलब मेरे पैसे लेके कोई भाग गया था, तो मैंने बोला देखो 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 मेरे पैसे लेके भाग गया गवर्नमेंट, मेरे को इसकी क्या चाहिए, डिडक्शन चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती चल जा, तेरा नुकसान हुआ तू या इसको एक्सपेंस के तरीके से ट्रीट कर ले। तो मैंने यहाँ पे माइनस करके अपनी इनकम क्या कर दी, कम शो कर दी और कम इनकम पे टैक्स दिया। लेकिन कल को यही बंदे को तरस आ गया और ये बंदा मेरे को वापस आके क्या दे देता पैसे, ये कहता भाई कर्मा हुआ मेरे साथ, कर्मा हुआ मतलब मैं तेरे पैसे लेके भाग गया, आगे गया और आगे मैं जाके गड्ढे में गिर गया और मेरे ऊपर ये देख कितना पैसा लग गया, तो मेरे को शर्म आ गई और मैं वापस पैसे देने आया हूँ। तो मैंने कहा ला बता बड़ा, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसी अमाउंट है, एनी अमाउंट है जो प्रीवियसली अलाउड करी गई थी एज अ डिडक्शन, तो पहले तो हमें डिडक्शन दे दी थी, लेकिन इफ सेम इज रिकवर्ड विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट सो बी रिकवर्ड। तो जिस साल में वो अगर आके फिर से वो अमाउंट मेरे को रिकवर्ड हो जाती है तो उस साल में उसी अमाउंट को फिर हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। तो जिस भी साल में वो अमाउंट मेरे को आके मिल जाएगी उस साल में उस अमाउंट को क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। एंड द लास्ट वन इज ओनस टू प्रूफ, ओनस टू प्रूफ ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इज परमिसिबल एज अ डिडक्शन फॉल अपॉन द असेसी। तो मतलब जो भी अमाउंट तुम लोग यहाँ पे एज अ डिडक्शन ले रहे हो, कोई भी खर्चा दिखा के तुम लोग ये बोल रहे हो कि ये खर्चा मेरे बिजनेस के साथ रिलेट कर रहा है तो मैं इस खर्चे को यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, तो वो ओनस टू प्रूव, ऑनेस्ट टू प्रूव का मतलब है कि उसको प्रूव करने की जो जिम्मेवारी है वो असेसी के ऊपर रहेगी। कि कल को अगर मैंने बोला, कल को डिपार्टमेंट ने अगर तुमसे पूछा ये तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिजनेस के साथ कैसे रिलेट कर रहा है भाई बताओ, कैसे रिलेट कर रहा है, तो वो तब उस टाइम पे तुम्हें आगे आकर असेसी को खुद आगे आकर ऑनेस्ट टू प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर बर्डन है प्रूफ करने का कि सरकार ये जो थी ये खर्चा मेरे बिजनेस के साथ रिलेट करता था या फिर नहीं। समझाया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कौन कौन सी डिडक्शंस आपको अलाउड करी जाती हैं वाइल कैलकुलेटिंग द पीजीबीपी इनकम। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है जो आपको पीजीबीपी में से आएगा। मतलब पीजीबीपी की मोस्टली सारी थ्योरी मैंने कवर कर दी है कि जितनी थ्योरी बनती थी आपको वो यहाँ पे कवर करने की मैंने कोशिश करी है। बाकी देखो आ जाएगी तो फिर बन जाएगा आप लोगों को। ज़्यादातर इसमें से क्या बनता है बेटा, ज़्यादातर इसमें से न्यूमेरिकल्स है। तो न्यूमेरिकल अब किस पोर्शन में आता है, किस तरीके से आता है, वो तो हम लोग
कह नहीं सकते हैं। अगर थ्योरेटिकल आएगा तो थ्योरेटिकल इन्हीं में से बनेगा कुछ ना कुछ, तो इसको अच्छे से करके जाना, क्योंकि पीजीबीपी में से क्वेश्चन तो आना ही है, ये तुम्हें पता है। डन गाइस। तो एनी डाउट? डाउट कैसे पूछोगे तुम लोग, सर कैसी बातें कर रहे हो? कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में जाके बता देना अगर डाउट होगा। और जिनके पास बुक है वो तो साथ में, बेटा क्या करा करो, बुक लेके बैठा करो, जाके जो मैं मार्किंग करता हूँ उसको साथ साथ में मार्क कर लिया करो, ठीक है। जिनके पास बुक है, बुक तो होगी ना, टैक्स की बुक नहीं ली तुम लोगों ने, शर्म कर लो, कुछ शर्म कर लो। अगर टैक्स की बुक भी नहीं है तुम्हारे पास तो इतना मुश्किल सब्जेक्ट है और उसकी बुक तक लेके नहीं तुम लोग बैठते। माना बीकॉम है, पर इस तरह भी लाइटली मत लेके चलो उसको, ठीक है। माना तुम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो, बीकॉम के स्टूडेंट हो, है ना, अब तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, आता तुम्हें सब कुछ, लेकिन फिर भी शर्म किया करो थोड़ी सी। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, याद करते रहिए और देखते रहिए ड्रीम्स एकेडमी।